हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएस ऑफिस एक्सेल 2010। इस चैप्टर में हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में सबसे जानेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम सभी को एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखना होगा कि एमएस एक्सेल क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस एक्सेल जो है, एमएस ऑफिस एक्सेल जो है वो एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को रो और कॉलम्स में अरेंज करके रखते हैं। मीन्स हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या डेटा इस सॉफ्टवेयर में डालते हैं, हम लोग एंटर करते हैं, वो सारा डेटा रोज़ और कॉलम्स के रूप में उसमें अरेंज करके रखा जाता है। और ये एक तरह का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक और पार्ट हुआ करता था जिसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और ये जो है ये ऑफिस एक्सेल है। अब आगे हम लोग देखें कि स्प्रेडशीट में हम लोग और क्या काम कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट में और भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, ऐसे कि हम लोग अपने डेटा को एंटर करते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को स्टोर करके रखते हैं, उस पर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशंस किया जाता है इस एक्सेल में। और बहुत सारे डेटा को हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर्स को या कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को, कोई भी चीज़ को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें फाइनेंशियल और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज भी यूज़ किया जाता है इस सॉफ्टवेयर में। ये हो गया हम लोगों के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स के बारे में पढ़ना है, जो एक्सेल में बहुत सारा फीचर होता है। एक्सेल में क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या खूबियाँ हैं जिसके लिए हम लोग एक्सेल को यूज़ करते हैं। वर्कशीट को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, डेटा को हम लोग कैसे वर्कशीट के अंदर में एंटर करते हैं और उसको हम लोग कैसे मॉडिफाई और फॉर्मेट करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग इस सॉफ्टवेयर के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग नंबर्स पे कैलकुलेशन करते हैं, हैंडल करते हैं नंबर्स को हैंडल करते हैं, उस पर कैलकुलेशन करते हैं, उसका मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स उसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, उसी को मैनिपुलेट कहा जाता है। मीन्स हम लोग एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसी को मैनिपुलेटिंग कहते हैं हम लोग। तो मीन्स हम लोगों को अगर इस तरीके का एडिशन करना होता है पेपर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए चीज़ को हम लोग पेपर पे इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ऐड करके उसका आंसर लिखा जाता है। बट स्प्रेडशीट में ऐसे नहीं किया जाता है। अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अगर ये एडिशन को करा जाएगा, तो ये एडिशन को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बस इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में इन नंबर्स को हम लोग उसमें एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के बाद इस सॉफ्टवेयर में हम लोगों को ये एडिशन जो अपने पेपर पे जब एडिशन कर रहे थे, तो पेपर में हम लोगों को खुद से अपने पेन से एडिशन करना पड़ता था। बट इस सॉफ्टवेयर में नंबर डालने के बाद ये सॉफ्टवेयर खुद से ऐड करके हम सभी को इसका आंसर दिखा देगा, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट जो है उसमें सिर्फ एडिशन ही नहीं किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं उसको, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे भी वर्क कर सकते हैं। ये सारा अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिस पर हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ये सारा कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये एक तरह का कैलकुलेटर का भी काम करता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि स्प्रेडशीट जो है एक तरह का कैलकुलेटर का भी काम करता है। और स्प्रेडशीट जो है और भी बहुत सारा काम करता है। मीन्स हम लोग इस सॉफ्टवेयर के मदद से नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं। नंबर क्रंचिंग मीन्स नंबर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत सारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है उसी को नंबर क्रंचिंग कहा जा रहा है। मीन्स हम लोग नंबर्स पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, नंबर्स पे ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इसलिए नंबर क्रंचिंग हो गया। द
सॉफ्टवेयर विल वर्क आउट द आंसर्स टू सम फॉर यू एंड सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये सॉफ्टवेयर का सबसे मेन काम क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में कि हम लोगों का ये सॉफ्टवेयर बहुत सारा समय बचाता है, क्योंकि ये खुद से कैलकुलेट करके हम सभी को आंसर दिखा दे रहा है। तो हम लोगों का कैलकुलेशन का टाइम बच जा रहा है, इसलिए हम लोगों का उसके चलते समय भी बच जाता है, इसलिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्रेडशीट का बहुत सारा फीचर होता है। इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का बहुत सारा फीचर है, जैसे कि जो पहला दिया हुआ है ऑटोसम। ऑटोसम में क्या है कि हम लोग जो भी बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, उन सारे बॉक्सेस में अगर हम लोगों का बहुत सारा नंबर नोट किया हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि एक साथ में एक बार में इस लास्ट बॉक्स में हम लोगों का आंसर आ जाए, तो हम लोग ऑटोसम की मदद से इन सब नंबर्स का एक बार में हम लोग नंबर का एडिशन निकाल सकते हैं, इसलिए ऑटोसम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग का इसकी मदद से हम लोगों का टाइम बहुत सारा बच जाएगा और एडिशन करने का टाइम बच जाएगा, और ये सॉफ्टवेयर खुद से हम लोगों को ऐड कर दे देगा। लिस्ट ऑटोफिल में क्या होता है कि हम लोग अगर बहुत सारे सेल में 4-5 सेल्स में 4-5 बॉक्सेस में सेल फॉर्मेट किए हुए हैं डेटा को, जो उसके अंदर में डेटा टाइप किया हुआ है उन सब डेटाज को का कलर, साइज, स्टाइल ये सारा चेंज किया हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि उसके बाद में अगर कोई नया सेल ऐड किया जा रहा है तो आगे वाले सेल्स में अगर हम लोग फॉर्मेट वही वाला फॉर्मेट, ऊपर वाला फॉर्मेट इन सब में भी डालना चाहते हैं, तो हम लोग लिस्ट ऑटोफिल का इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट ऑटोफिल की मदद से हम लोग उन सारे फॉर्मेट्स को आगे भी कॉपी किया जा सकता है। अब ऑटोफिल क्या है, तो ऑटोफिल में क्या होता है कि हम लोग का जो डेटा होता है, मीन्स अगर हम लोग कोई सेल बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 तक हम लोग अगर सेल बनाए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि 5 सेल और बने, मीन्स 10 नंबर तक हम लोगों का जो सेल है वो 10 नंबर तक जाए, तो अगर हम लोग ऑटोफिल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोफिल का एक बटन होता है, और हम लोग जैसे ही माउस को ड्रैग करके 10 नंबर सेल तक ले जाते हैं तो अपने आप वहाँ पे 5 के बाद 6 7 से लेके 10 तक अपने आप नंबर ऐड हो जाता है। और या तो हम लोग नंबर्स की जगह पे अगर कोई डेट भी डालना चाहते हैं, जैसे कि 1 मार्च से लेके और 10 मार्च तक लिखा हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि 11 मार्च से लेके 20 मार्च तक और डेट उसमें ऐड हो जाए, तो हम लोग ऑटोफिल की मदद से अपने आप 11 से लेके 20 तक लिखना नहीं पड़ेगा, और ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को अपने आप 11 से लेके 20 मार्च तक लिख के दे देगा सारे आगे के सेल्स में। तो इसी का मदद से हम लोग ऑटोफिल का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोसेप्स के मदद से हम लोग जैसे वर्ड में पढ़े थे, ऑटोसेप की मदद से हम लोग बहुत सारा ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं, बहुत सारा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके का शेप बनाया जाता है ऑटोसेप की मदद से। विजार्ड एक तरीके का ऐसा गाइड होता है, गाइड का काम करता है, मीन्स अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो विजार्ड है ये हम सभी को हेल्प करता है। जिस टास्क पे हम लोग काम करते रहते हैं उस टास्क के ऊपर टेक्निक्स और टिप्स दिखाते रहता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिख के दिखाया जाता है कि हम सभी को अगर वहाँ पे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे टिप्स लिखा हुआ रहता है कि ये करना है आपको, फिर उसके बाद अगर ऐसे ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो विजार्ड एक तरीके का विंडो खुलता है जिसमें बहुत सारा चीज़ टिप्स लिखा हुआ रहता है हम लोगों को आगे का काम कंप्लीट करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप के मदद से हम लोग बहुत सारे डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ड्रैग करके एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जा सकते हैं, इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट्स जो है वो एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम लोगों का पाई चार्ट हो जाता है, बार ग्राफ होता है, बहुत सारा और भी बहुत तरीके का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं, उससे पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और इन तरीके के सॉरी ये पाइवट टेबल के बारे में बताया जा रहा है। पाइवट टेबल के बारे में मैं नहीं बता रहा था, अभी चार्ट के बारे में बता रहा था। तो चार्ट में क्या होता है कि हम लोग पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, बहुत सारा तरीके का चार्ट होता है। तो ये चार्ट की मदद से हम लोग, चार्ट का एक बटन होता है, चार्ट की मदद से हम लोग कोई भी तरीके का चार्ट बना सकते हैं। अब पाइवट टेबल में देखते हैं, पाइवट टेबल में क्या होता है कि पाइवट टेबल में बहुत सारा जो डेटा होता है वो सेकेंड्स में हम लोग फ्लिप करके और हम लोग अपना जो डेटा है उस पर हम लोग डेटा एनालिसिस और जनरेटिंग रिपोर्ट्स, पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हो गया। जब ये सॉफ्टवेयर पे आप सभी काम करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या होता है, जनरेटिंग रिपोर्ट्स क्या होता है। तो हम लोग कोई भी बहुत सारा डेटा डाले हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि 2 महीना से जो काम किए हुए हैं, 2 महीना का जो काम किया हुआ है उसका रिपोर्ट निकाल के ये सॉफ्टवेयर दिखाए कि 2 महीना में हम लोग कौन कौन से डेटा पे क्या क्या काम किए हुए हैं, तो वो सारा रिपोर्ट निकाल के दे देता है। तो पाइवट टेबल की मदद से हम लोग ये काम करते हैं।
आप सभी को हल्का फुल्का कुछ समझ में आ गया होगा पाइवट टेबल के बारे में। और अगर और भी जानना है तो आप सभी को इस सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा, और जैसे उस पर वर्क कीजिएगा आप लोग पाइवट टेबल पे समझ में आ जाएगा कि पाइवट टेबल क्या है। शॉर्टकट मेन्यूज़ की मदद से हम लोग बहुत सारा जो काम हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर में, वो माउस क्लिक राइट क्लिक के मदद से हम लोग बहुत सारा काम को हम लोग शॉर्टकट में कंप्लीट कर सकते हैं। The commands that are appropriate to the task that you are doing will appear by clicking the right mouse button। शॉर्टकट मेनू एक तरीके का मेनू होता है, जैसे अगर कोई हम लोग काम करना चाहते हैं उसके लिए एक टैब में जाके उसके ग्रुप में जाके क्लिक करना पड़ता है, तो अंदर जाके बहुत सारा हम लोग का समय बर्बाद होता है। वो समय बर्बाद होने से बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि मीन्स हम लोग जिस डेटा पे काम कर रहे हैं उस डेटा पे या उस सेल को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम लोग बस उस पर राइट क्लिक करते हैं तो उसके जस्ट बगल में एक मेनू खुल जाता है जिसको हम लोग शॉर्टकट मेनू कहते हैं, और वहीं पे हम लोग अपना जो भी फॉर्मेटिंग करना है या साइज़ चेंज करना है डेटा का, या उसका स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो हम लोग शॉर्टकट मेनूज़ में जाके वो काम कर सकते हैं। ना कि हम लोगों को टैब में जाके ग्रुप में जाके और उतना लंबा चौड़ा काम नहीं करने की ज़रूरत है। शॉर्टकट मेनू में हम लोग राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेनू सामने आ जाएगा और उसी से हम लोग अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं वो एक्सेल वर्कशीट क्या है। तो एक्सेल वर्कशीट जो होता है वो एक तरीके का पेज होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत सारा पेज होता है, उसी को हम लोग एक एक पेज को एक एक वर्कशीट कहते हैं। और बहुत सारा वर्कशीट जो है वो कंप्लीट, अगर 10 वर्कशीट है, उन सारे वर्कशीट्स को एक साथ अगर बोला जाएगा किसी नाम से तो उसको वर्कबुक कहा जाता है। मीन्स 10 वर्कशीट मिलके एक वर्कबुक बनता है, या 10 वर्कशीट या 100 वर्कशीट भी हो सकता है, 1000 वर्कशीट भी हो सकता है। जैसे हम लोगों के बुक का एक एक पेज होता है, वैसे ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक एक पेज को वर्कशीट कहा जाता है और बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि एक्सेल अलाउज यू टू क्रिएट वर्कशीट। एक्सेल जो है हम लोगों को वर्कशीट बनाने के लिए हेल्प करता है, और वो पेपर लेजर जैसा काम करता है। पेपर लेजर में हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने का मदद करता है हम लोगों को जो एक्सेल वर्कशीट है। और हर एक एक्सेल फाइल जो होता है उसी को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। मीन्स हम लोग अगर 10 वर्कशीट का एक फ़ाइल कंप्लीट किए हुए हैं तो उस वर्कशीट को, उस फाइल को हम लोग वर्कबुक कहेंगे। और ये जो वर्कशीट होता है, ये वर्कशीट में रोज़ और कॉलम्स के रूप में सारा टेबल दिया हुआ रहता है, बहुत सारा टेबल होता है रोज़ एंड कॉलम्स के रूप में, जिसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड ये कहलाता है। अगर कोई चीज़ रोज़ और कॉलम्स के रूप में है, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, तो रो और कॉलम के रूप में अगर कोई चीज़ दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड के रूप में रहता है। जो एक्सेल वर्कशीट जो रहता है ये ग्रिड के रूप में रहता है, और हम लोगों का जो भी डेटा हम लोग डालते हैं उसको हम लोग रोज़ और कॉलम्स के रूप में डालते हैं। रोज़ में हम लोग नंबर्स डाल सकते हैं, कॉलम्स में हम लोग लेटर्स डाल सकते हैं, या कॉलम्स में नंबर डाल सकते हैं, या रोज़ में लेटर्स डाल सकते हैं। कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं। अलग अलग रोज़ में अलग अलग कॉलम्स में बहुत सारा काम किया जाता है। तो जो हम लोग लेटर्स और नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में डालते हैं उसको हम लोग लेबल्स कहते हैं। जो इसके अंदर में लिखा जा रहा है, जो भी डेटा लिखा जा रहा है उसको हम लोग लेबल कहते हैं एक्सेल के लैंग्वेज में। और ये भी बात बताया जा रहा है कि जो रो होता है उसके ऊपर में जो भी नाम लिखा हुआ रहता है, या जो कॉलम है, यहाँ पे जो रो है, ये जो रो लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है ग्रे कलर का होता है, जिसमें हम लोगों का नंबर लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। और कॉलम जो होता है ऊपर वाला, जो सबसे पहला वाला जो कॉलम होता है उसमें ABCDEFGH लिखा हुआ रहता है। तो ये जो ABCDEFGH कॉलम्स में लिखा रहता है, रो में 1 2 3 4 लिखा रहता है, ये ब्लू कलर के बॉक्स में रहता है, सॉरी ग्रे कलर के बॉक्स में रहता है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रे बटन्स में ये सारा अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिखा हुआ रहता है और न्यूमेरिकल नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग अब जब सॉफ्टवेयर खोलिएगा तो ये सारा चीज़ दिखाई देगा। और जो जहाँ पे एक कॉलम और एक रो जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ पे एक सेल बनता है, एक बॉक्स बनता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। एक कॉलम हो गया और एक रो जहाँ पे कट करके एक बॉक्स को क्रिएट कर रहा है, उस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। ये आप सभी इससे पहले भी जानते होंगे पिछले क्लासेस में। और इस सेल के अंदर में हम लोग टेक्स्ट, नंबर, मैथमेटिकल फार्मूलाज इंसर्ट करते हैं। अगर कोई नया वर्कशीट हम लोगों को क्रिएट करना है तो नया वर्कशीट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो
जब भी हम लोग एक्सेल पे काम करना शुरू करते हैं तो एक्सेल पे काम करना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला पेज खुलता है वो एम्प्टी खाली रहता है, खाली ग्रिड रहता है। ये सारा ग्रिड है, जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले बताया कि ये सारा जो है यहाँ पे सब जो दिखाई दे रहा है ये ग्रिड के रूप में है, बॉक्सेस के रूप में है। तो वो जो ग्रिड होता है वो खाली रहता है शुरू में, बट हम लोग जैसे ही लेटर इंसर्ट करते हैं टॉप से लेके और फिर उसके बाद नंबर्स इंसर्ट करते हैं टॉप से बॉटम में, लेफ्ट से राइट में, वो सारा जो नंबर्स और लेटर्स इंसर्ट होता है, there are letters across the top and numbers from down to the left साइड। ऑल्सो देयर आर टैब्स एट द बॉटम ऑफ द सीट्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इधर नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे दिखाया जा रहा है, और ऊपर में ABCD जो लेटर्स होता है ये ABCD लेटर्स हो गया, और ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये हम लोगों का नंबर्स हो गया। तो जब हम लोग पहला एक्सेल का सीट खोलते हैं जो ये खाली रहता है उसमें ऊपर में नंबर्स लेटर्स दिया हुआ रहता है और लेफ्ट साइड में नंबर्स दिया हुआ रहता है, यही बात इसमें बताया जा रहा है। और नीचे में बहुत सारा सीट का नाम दिया हुआ रहता है, अलग अलग पेज होता है, अलग अलग सीट जो होता है वो एक तरह का अलग अलग पेज होता है। अलग अलग पेज पे मीन्स हम लोगों का अगर ये सीट 1 पूरा भर गया है तो सीट 2 में जाके काम कर सकते हैं, सीट 3 में जाके काम कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग पेज दिया हुआ रहता है MS एक्सेल में जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। और अगर हम लोग कोई नया सीट खोलना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 हम लोग खोल लेते हैं, फिर उसके बाद नया स्प्रेडशीट जो है उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फाइल बटन पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद न्यू पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं और एंटर दबाते हैं तो हम लोग सामने ब्लैंक वर्कशीट खुल जाता है स्क्रीन के सामने, इस तरीके का जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। और इसमें हम लोग जो पहला सेल होता है, जो ये वाला पहला सेल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है कॉलम ए और रो 1। मीन्स ये जो होता है ये पहला रो में रहता है, पहला कॉलम में रहता है, कॉलम ए में रहता है और कॉलम रो 1 में रहता है, इसलिए इसको हम लोग कॉलम ए और रो 1 कहते हैं। क्योंकि ये जो है, 1 मिनट में इरेज करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो है ये जो है ये कॉलम ए है और ये रो 1 है, इसलिए इसको कॉलम ए और रो 1 कहा जा रहा है। अगर इस सेल की बात होगा तो ये सेल जो है ये कॉलम सी है और ये रो 2 है। और अगर इस सेल का बात होगा तो ये कॉलम ई है और ये रो 3 है, रो 3 है। तो इस तरीके से बताया जाता है कोई सेल को कि कौन सा सेल हम लोग कौन से सेल पे काम कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्कशीट मैनेजमेंट। अगर हम लोग कोई वर्कशीट बना रहे हैं तो वर्कशीट को मैनेज करने का भी बहुत सारा स्टेप होता है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। मीन्स अगर हम लोग कोई एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो नया वर्कशीट इंसर्ट करने का यहाँ पे स्टेप बताया जा रहा है। मीन्स हम लोगों का यहाँ जो जैसे सीट 1 सीट 2 सीट 3 ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, और अगर नया सीट हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वर्कशीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं नया, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा टैब दिखाई दे रहा है नीचे में हम लोग का सीट 1 सीट 2 सीट 3, इसको टैब हम लोग कहते हैं। टैब्स जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 टैब्स दिया हुआ रहता है, 3 वर्कशीट 3 पेजेस यहाँ पे 3 वर्कशीट दिया हुआ रहता है। बट अगर हम लोग और भी नया वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से बना सकते हैं नए वर्कशीट को, या अगर कोई वर्कशीट का नाम हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी काम किया सकता है। तो यहाँ पे यही इंसर्ट वर्कशीट को इंसर्ट करने का स्टेप दिया हुआ है। टू क्विकली इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट टैब। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर 3 वर्कशीट है यहाँ पे ऑलरेडी और चौथा वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो वर्कशीट होता है उसमें हम लोगों को राइट क्लिक करना होता है और वहाँ पे इंसर्ट का बटन होता है। और इंसर्ट का बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक और भी यहाँ पे विंडो खुलता है, वहाँ पे लिखा रहता है इंसर्ट वर्कशीट। और जैसे हम लोग इंसर्ट वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का एक और वर्कशीट 4 आ जाता है, यहाँ पे सीट 4। यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है होम टैब में जाके, और अगर हम लोग राइट क्लिक की मदद से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेप पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सेलेक्ट द वर्कशीट बिफोर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। तो जिस वर्कशीट के पहले हम लोगों को कोई वर्कशीट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और फिर इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक नया वर्कशीट आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाई दे रहा है कि से इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट बिफोर ए सीट नेम फिजिक्स। तो यहाँ पे एक सीट है, सीट का नाम है जिसका नाम है फिजिक्स, और फिजिक्स से पहले अगर कोई हम लोग सीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं सीट 1 नाम से, तो क्या करना होता है, बस उस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके, और इंसर्ट का जैसी ऑप्शन आता है वहाँ पे हम लोग इंसर्ट वर्कशीट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक नया वर्कशीट क्रिएट हो जाता है। और अगर हम लोग कोई वर्कशीट का नाम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक जो पेज है, एक जो सीट है उसका नाम है केमिस्ट्री, और अगर एक केमिस्ट्री का नाम चेंज करना चाहते हैं तो टाइप न्यू नेम फॉर द वर्कशीट केमिस्ट्री।
तो हम लोगों को क्या करना होता है कि इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है राइट क्लिक करते हैं इस सीट पे जिस सीट का नाम चेंज करना है, और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक विंडो खुल जाता है, पॉपअप मेनू खुल जाता है, इसको हम लोग पॉपअप मेनू कहते हैं इसको। तो पॉपअप मेनू खुल जाता है, वहाँ पे रीनेम का एक बटन होता है, रीनेम पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो रीनेम का जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक और विंडो खुलता है और वहाँ पे पूछता है कि क्या नाम चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग वो नया नाम डाल देते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री पहले फिजिक्स लिखा हुआ था और उसका नाम चेंज करके हम लोग केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो वहाँ पे केमिस्ट्री करके और ओके पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों का जो है वो जो सीट है उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।